सो LVM M3 M6 है, इसरो's हैवीएस्ट कमर्शियल लॉन्च है, और LVM 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके लिए दूसरी टर्म जो है दैट इज यूज्ड, ये भी इसका सिस्टम भी दूसरा है ना, बाहुबली भी इसका दूसरा नाम है। खासियत क्या है इसमें, दो रॉकेट, दो जो स्टेप ऑन जो मोटर्स लगी हैं, इसका मतलब ये है कि हैवी लिफ्ट के लिए काम करता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ये छोटे साइज की होती हैं, ये जो स्टेप ऑन बूस्टर जो साथ में मोटर लगी होती हैं, इनका काम क्या होता है कि मान लो कि जैसे जैसे एक रॉकेट है, ये इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा कि ये इतने भारी सैटेलाइट्स को ऊपर उठा सके, इसका कंपैरेटिव साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा है, तो ये इतने बड़े सैटेलाइट्स को ऊपर उठाने के लिए, इसको हेल्प करने के लिए दो स्टेप ऑन मोटर इसके साथ लगाई हैं, ताकि लिफ्ट जो है हैवी लिफ्ट हो सके, भारी चीज को ऊपर उठा सके। क्यों? क्योंकि इसका वजन जो है वो 6000 टन के आसपास है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले भी इस टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इसका मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो LVM मार्क 3 है, और इसकी खासियत क्या है कि ये ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है। डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिट में रखना है, जितना ऑर्बिट पास होगा उतना वेट ये ज़्यादा कैरी करेगा। जैसे जैसे ऑर्बिट दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये वेट कैरी करने की कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि उतना ही फ्यूल ले जा सकते हैं ना। और उसके साथ साथ इसमें खासियत क्या है कि इसका ये वाला पोर्शन है, जो क्रायोजेनिक स्टेज आती है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन, इसका मतलब ये सारे का सारा सैटेलाइट पे नहीं पहुंचता, रॉकेट है ये पहुंचाने वाला, यहाँ पर सैटेलाइट सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। अब इसके 3-4 स्टेजेस में ये इससे अलग हो जाएगा, ये वाली स्टेज में अलग हो जाएगा, ये वाली स्टेज में अलग हो जाएगा, और ये स्टेज जो है ये क्रायोजेनिक स्टेज बचेगी। ठीक, क्रायोजेनिक स्टेज के बाद सैटेलाइट के अंदर अपना एक मोटर लगी होती है, जो उसको ना जो लास्ट मूवमेंट के जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा रॉकेट जो ऊपर नहीं पहुंचता, पहले ये अलग हो जाएंगे, पहले बूस्टर अलग होंगे, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा कि ऑर्बिट से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, तो ये पहले समंदर में गिरा देंगे। पहले ये दो जो स्टेपन मोटर्स हैं ये गिरेंगी, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन होगा, लास्ट में यही पोर्शन बच जाता है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। क्रायोजेनिक इंजन जिसको हमने डिस्कस किया कि उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो कैरी करते हैं। और जो लास्ट स्टेज होता है, क्योंकि अब उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि उसका जो टेम्परेचर रहता है वो -180 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। हाँ ठीक है, तो अब उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन की जो मोटर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। ये हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन इस बार पूछ लें। तो इसका मतलब पहली तो दो स्टेप ऑन मोटर जो है वो बड़ी लगा दी, अब यहाँ पर बड़ी मोटर लगाई, तो इसका मतलब ये है कि इसको ऊपर उठने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट है, तो इसमें दो मोटर लगाई, नॉर्मली 4 छोटी छोटी लगती हैं तो वो अलग अलग हो जाती हैं, ये दो बड़ी वाली हैं, भारी हैं, तो इसका मतलब ये दो बड़ी लगाई, इनके अंदर फ्यूल डला है जो ऊपर उठाने में इसकी हेल्प करती हैं। तो ये दो हो गई, मतलब ये कि जैसे आप दिवाली में रॉकेट चलाते हैं और अब रॉकेट में जो उसकी नीचे वाली जो साथ में स्टिक लगी होती है, आप उसको हटा देते, उसमें 3 रॉकेट इकट्ठे बांध देते, ऑब्वियसली वो तेज ऊपर उठेगा, उसमें कोई भार भी बांधोगे तब भी वो तेज ऊपर उठेगा, तो कुछ वैसा ही है। तो ये स्टेप ऑन मोटर लगाई तो ये ऊपर उठ गया, स्टेप ऑन इसके ऊपर उठते ही फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे इससे। द सैटेलाइट विल बी डिप्लॉयड इन लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसको रखा जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह के ऑर्बिट्स हैं, लो अर्थ ऑर्बिट है एंड GTO है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसके बाद सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। ये 3 ऑर्बिट हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक पोलर ऑर्बिट भी होता है, और फिर रेट्रोग्रेड एंड प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड भी ऑर्बिट होते हैं, बट हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के ऊपर जो है, ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं गए, थोड़ा ऊपर जाके इसको रख दिया 300 किलोमीटर के आसपास के एरिया में। और अब इसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ कि ये 520 किलोमीटर है, लो अर्थ ऑर्बिट में 520 किलोमीटर की हाइट पर है, और 520 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये कि अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से वो अर्थ के चक्कर काटेगा, घूमेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो लास्ट का ये जो स्टेज है, ये टॉप की टिप जो लास्ट वाली, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन और सैटेलाइट रखा है, अब यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन भी हैवी लगाया जाएगा, जिसको हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेजेस। पहली स्टेज यहाँ सेपरेट अलग हो गई, ये इससे सेपरेट हो गई, ये थर्ड स्टेज है। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसका वेट जो है वो 6000 ना, तो 6000 किलोग्राम या 6 टन के आसपास का उसका वेट है। अब इसको भी अगर ऊपर उठाना है तो क्रायोजेनिक इंजन भी और ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, तो क्रायोजेनिक इंजन भी यहाँ पे नई क्रायोजेनिक इंजन जो भारी लिफ्ट कर सकता है, हैवी लिफ्ट कर सकता है, उसको लगाया, फिर उसको उसके ऑर्बिट में भेजा ताकि वो लास्ट मोमेंट पे जाके फिर वो मैनूवर कर सके अपने हिसाब से, जो उसके अंदर मोटर्स लगी हैं। सो इसरो इज प्रिपेयरिंग अ लॉन्च ऑफ LVM 3 और मार्क 3 कैरिंग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2,
जो सैटेलाइट है इसके अंदर लगाया है। अब इस सैटेलाइट की अपनी खासियत है। खासियत क्या है? सैटेलाइट जब ये लॉन्च हो जाएगा तो 4G या 5G नेटवर्क जो है, या फिर ये कि ज़्यादा स्पीड जो नेटवर्क है आपके सीधे मोबाइल पर आपको आ जाएगी, यानी कि ब्रॉडबैंड जितनी स्पीड जो है आपको अपने मोबाइल पर मिलनी शुरू हो जाएगी इसके लॉन्च हो जाने के बाद। अब ये कॉन्स्टिलेशन है, इसमें कई सारे सैटेलाइट्स हैं, उसमें से उस कॉन्स्टिलेशन का एक ये पार्ट है, उसमें से एक सैटेलाइट ये भी है। नाम इसका क्या है? ब्लू बर्ड इसका नाम रखा है। और ब्लॉक 2 का है, हैवीएस्ट सैटेलाइट है, पेलोड सो फार, एंड द सैटेलाइट विल बी डिप्लॉयड इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लगाया जाएगा 520 किलोमीटर के ऊपर। About 15 minutes after the liftoff, Bluebird Block 2 deployed by AST Space Mobile will be the largest commercial communication satellite ever placed in LEO, enabling direct to smartphone connectivity without reliance on ground relay stations. अब यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हम लोग इससे पहले जो हैवी सैटेलाइट्स होते थे हम लोग खुद से लॉन्च नहीं करते थे। अब अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा का वेट है, हमें पता है हमारा जो रॉकेट है उसको कैरी कर ही नहीं सकता, उसके लिए बना ही नहीं है वो, तो क्या करते थे हम लोग या तो इसको नासा से लॉन्च कराते थे या रशिया से लॉन्च कराते थे या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से हम लोग जो उनका जो सेंटर है फ्रेंच गुआना में, वहाँ से हम लोग इसको लॉन्च करवाते थे अगर ऐसा कोई सैटेलाइट हमारा है। तो अभी क्या है कि अभी हमारे पास कैपेबिलिटी है। अब ध्यान रखना बेटा, अगर इसकी हाइट बढ़ती जाएगी तो वेट कैरी करने की कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि उतना ही तेल है ये ले जा सकते, उतने ही फ्यूल ले जा सकते, उतने प्रोपेलेंट जो है यूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। देन उसके बाद नेक्स्ट इज LVM-3 इंडिया हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, एंड जिसको बाहुबली हमने नाम दिया है। LVM हमने नहीं दिया, मतलब उसको ये दूसरा नाम दिया जाता है, बाहुबली कहते हैं उसको। LVM-3 अर्लियर नोन एज GSLV Mk3, अब GSLV Mk की तरह अब इसको कहते हैं LVM Mark 3 इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। की स्पेसिफिकेशन क्या है? हाइट लगभग 43.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास 640 टन तक ये कैरी कर सकता है। कन्फिगरेशन 3 स्टेज लॉन्च सिस्टम है, डिजाइन फॉर हैवी सैटेलाइट्स, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स एंड फ्यूचर स्पेस स्टेशन मिशन के लिए इसको यूज किया जाएगा, क्योंकि सामान भी लेके जाना है ना स्टेशन के लिए। तो S400 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर लिफ्ट ऑफ पावर है। S400 S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स फॉर्म द फर्स्ट स्टेज। तो ये सैटेलाइट और सैटेलाइट के साथ लगी ये 2 स्टेप ऑन बूस्टर मोटर्स हैं, ये एक यहाँ पे और दूसरी ये यहाँ पर इसके साथ लगी, 2 मोटर्स इसके साथ लगी। Among the most powerful solid booster globally, provide enormous thrust during liftoff to overcome Earth's gravity and dense lower atmosphere. And L110 liquid core stage trajectory control. L110 liquid core stage trajectory control uses hypergolic liquid propellant, इसके अंदर यूज होते हैं। एंड उसके बाद ensures smooth and controllable acceleration है, plays critical role in shaping the flight path after the booster separation, build on India booster separation, ये जो उससे सेपरेट हो जाएंगे जिसको मैंने डिस्कस किया, shaping the flight path after the booster separation, build on India's long standing expertise on liquid propulsion system। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोपेलेंट जो होते हैं, फ्यूल जिसको कहते हैं, वो 2 तरह का होता है। UDMH होता है और HDPB ये जो फ्यूल होता है, प्लस इसके साथ ये फ्यूल की कैटेगरी आप सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं कि लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। इस तरह के जो सैटेलाइट लॉन्चर्स होते हैं इसमें लिक्विड फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल जो है वो मिसाइल्स में यूज होता है, खासतौर पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल में, जिसको एक ही बार बर्न होकर खत्म हो जाना, ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है, पर इसमें लिक्विड फ्यूल यूज होता है। नेक्स्ट इज क्रायोजेनिक अपर स्टेज, C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज, प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी। सबसे ऊपर की स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन चलाए जाते हैं, सबसे ऊपर स्पेस में पहुंचने के बाद फिर क्रायोजेनिक इंजन ऑन कर देते हैं। क्रायोजेनिक इंजन वही जितना भारी सैटेलाइट होगा उसी हिसाब से क्रायोजेनिक इंजन भी आपको बनाना पड़ेगा। सो अपर स्टेज कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, जिसको हमने डिस्कस किया, -180 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है क्रायोजेनिक इंजन वाले सेक्शन के अंदर, जिन रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है, एक तरफ तो आपके पास अराउंड 25,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 25,000 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी तरफ आपको रॉकेट की इस स्टेज में टेम्परेचर मेंटेन करना है -180 डिग्री सेल्सियस। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि दो जो कॉन्ट्रास्ट सेट जो टेम्परेचर्स हैं आपको एक ही सैटेलाइट के अंदर लॉन्च करने हैं,
फिर क्रायोजेनिक इंजन की खासियत क्या है कि यहाँ से फ्यूल को आपको आगे तक लेके आना है, तो उसके लिए पाइपलाइन किस -180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हर मेटल फ्रिजाइल हो जाती है, लोहा भी फ्रिजाइल हो जाता है, तो उसको रखने का एक प्रोसेस, प्लस उसको वहां से जहां फ्यूल रखा है वहां से इंजन तक पंप करने का, तो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है क्रायोजेनिक इंजन। और ये इंडिया का लार्जेस्ट है। और अब उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस क्रायोजेनिक इंजन है। ये डिलीवर क्या कहता है, हाई फ्यूल एफिशिएंसी है, लॉन्गर बर्न ड्यूरेशन है, प्रिसाइज ऑर्बिट इंसर्शन है। The stage reflects India's technological self-reliance achieved after the decades of indigenous cryogenic development. ISRO pushed to optimize LM3, LVM3. ISRO is upgrading LVM3 to meet future requirements such as human rating to गगनयान। तो हमें वो मिशन चलाना है, तो अगर हम ऐसा मतलब मिशन बनाएं कि हम लोग यहाँ से मून तक पहुँच सकें, और अगर वो सिंगल फ्लाइट होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। और लॉन्च फ्रॉम हैवी मॉड्यूल्स टू द प्रपोज्ड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। An enhanced cryogenic upper stage, cryogenic stage contribute nearly 50% of velocity needed to high energy mission. Current C25 stage propellant यानी कि 28 जो फ्यूल होता है उसको propellant कहते हैं, 28,000 किलोग्राम थ्रस्ट 20 टन का ये थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। देन प्लान्ड C32 जो स्टेज है, आने वाले टाइम के अंदर ये जो C32 जो स्टेज है इसके अंदर क्या होगा, प्रोपेलेंट 3200 किलोग्राम तक मतलब ये कि फ्यूल ले जा सकते हैं, और थ्रस्ट जो होगा 22 टन का होगा। इनेबल कैरेज ऑफ हैवियर पेलोड्स एंड लॉन्गर मिशंस एंड शिफ्ट टू सेमी क्रायोजेनिक सेकंड स्टेज। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है उसको डेवलप करेंगे या स्टेज डेवलप करेंगे। इसरो इज एक्सप्लोरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड सेक्शन सेकंड स्टेज विद सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजिंग। तो सेकंड स्टेज के अंदर भी लिक्विड फ्यूल यूज होता है, अब उसकी जगह के ऊपर कह रहे हैं कि सेमी क्रायोजेनिक स्टेज हम लोग डेवलप करने के उसमें है। तो इसके में क्या यूज होएगा, इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज होगी और रिफाइंड केरोसिन होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन नहीं ले जाना पड़ेगा, केरोसिन वही जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ऑब्वियसली वो रिफाइंड होगा। सो एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट होगी, हाई एफिशिएंसी होगी, इंक्रीज्ड एलईओ पे लोड कैपेसिटी फॉर 8000 किलोग्राम टू 1 लाख किलोग्राम। अब इसका मतलब ये कि आप लिक्विड ऑक्सीजन उसके अंदर यूज कर रहे हैं और रिफाइंड केरोसिन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके रॉकेट का वेट कम हो जाएगा, और 8000 से 10000 किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी हो जाएगी लोअर ऑर्बिट के लिए। लोअर ऑर्बिट, फिर उसके बाद ऊपर का ऑर्बिट, फिर उसके बाद उसके ऊपर का ऑर्बिट, तो जितना ऑर्बिट दूर होता जाएगा उतना वो कम वेट कैरी करेगा। अब इसका वेट जो है 88,000 से 10,000 किलोग्राम तक का वेट ये कैरी कर सकता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर द स्पेस स्टेशन मॉड्यूल लॉन्चेस एंड बूटस्ट्रैप reignition capacity. Cryogenic engine traditionally requires external gases, helium, for restart. ISRO is developed bootstrap engine reignition, allowing multiple engine restarts without external pressurization. तो कई बार उसको बार बार स्टार्ट किया जा सकता है, ये इसका एक एडवांटेज है क्रायोजेनिक इंजन का। रिड्यूस सिस्टम मास एंड हाई पेलोड एफिशिएंसी इसके अंदर डेवलप होती है। इट इज क्रूशियल फॉर मल्टी ऑर्बिट एंड लियो कंस्टेलेशन मिशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, LVM M3 M6 इज कमर्शियल मिशन डिप्लॉइंग ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मोबाइल। इट मेक्स द 7th ऑपरेशनल फ्लाइट टू LVM3। तो इसका मतलब ये कि 7th इस तरह की ऑपरेशनल फ्लाइट है इसकी। एंड इसरो 3rd कमर्शियल LVM3 मिशन फॉलोइंग OneWeb लॉन्चेस 2022-23 में लॉन्च हुआ था। कंपटीशन फॉर ग्लोबल लॉन्च मार्केट क्या है, SpaceX फाल्कन है और ESA एयरलाइन जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, तो इसका मतलब इंडिया को कंपटीशन मिलता है। ऑफिसर्स ऑफर्स इसरो एज का अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड रिलायबिलिटी ऑन हैवी लिफ्ट लॉन्चेस। तो इंडिया के पैसे भी बचेंगे प्लस दुनिया के भी हम लॉन्च कर सकते हैं। एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ LVM3 ओरिजिनली डिजाइन फॉर जियो सिंक्रोनस मिशन के लिए हम इसको लॉन्च किया था, जो 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है। सक्सेसफुली अडॉप्टेड द LEO डेवलपमेंट्स। उसके बाद इट इज द 3rd LEO मिशन फॉर LVM3 रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग वर्सेटिलिटी। ऑपरेशनल रेडीनेस एंड लॉन्च कैडेंस कम शॉर्टली आफ्टर CMS-03 मिशन नवंबर 2 के अंदर हुआ था। रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन 2 LVM3 लॉन्च। तो एक जो है वो नवंबर में हो गया और दूसरा जो है वो दिसंबर में लॉन्च हुआ, तो लगभग 1 महीने के अंदर हम दूसरा लॉन्च करती है। तो टेस्ट इसरोज एबिलिटी टू रैपिड असेंबल एंड एग्जीक्यूट बैक टू बैक हैवी मिशंस। इट इज क्रिटिकल फॉर द कमर्शियल क्रेडिबिलिटी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेलोड है 6100 किलोग्राम पेलोड। इसरो का हैवी सैटेलाइट जो है उसने अभी तक कैरी किया है। इससे पहले हम लोग 5000 किलोमीटर 4500 किलोग्राम तक का वेट जो कैरी कर सकते थे। कंबाइंड OneWeb लियो पेलोड्स एंड CMS-03 सैटेलाइट 4410 किलोमीटर टू GTO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है GTO। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक मोमेंटम
and second consecutive year since 2023 with 2 LVM-3 launches and Signal rising launch frequency, maturing heavy lift capacity and growing confidence in India's space ecosystem. प्रीलिम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक बार आप देख लेना। कल आप सभी लोगों का जब आप क्लास में आओगे तो आपका प्रीलिम का टेस्ट होगा इन सभी क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चन आपको मेंस के भी देंगे, मेंस के आपको घर से लिख के आने हैं, प्रीलिम का टेस्ट यहीं पे होगा क्लासरूम के अंदर ही। तो कल आप सभी लोग पढ़ के आओगे।